वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न एट ईज दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का साइंस का चैप्टर 9 जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल लर्न एट ईज दिव्यांका सिन्हा को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आपको सारे न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल सके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम फोर्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम उसके लॉज देखेंगे। सो व्हाट इज अ फोर्स? हमने 8th क्लास, 7th क्लास, 6th क्लास तक तो यही पढ़ा था कि फोर्स इज अ पुश और पुल। बट अब तो हम 9th में आ गए हैं मैम, कुछ तो बड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ना। हम ये कैसे लिख दें कि एनी पुश और पुल, तो इसमें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इसकी एक बड़ी डेफिनेशन भी देखते हैं, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। अब फोर्स जो है एक एक्सटर्नल एफर्ट है। एक्सटर्नल एफर्ट मतलब आप एक्सटर्नल तरीके से ही तो उस पर फोर्स डाल रहे हो, विच में मूव अ बॉडी, जो कि एक बॉडी को मूव करवा दे एट रेस्ट, जो कि रेस्ट पे है। जैसे मान लो आपके पास कोई मार्बल है, फुटबॉल है, तो आप उसको एक्सटर्नल फोर्स देते हो, फुटबॉल पे किक करते हो तभी तो वो मूव करती है। और स्टॉप अ मूविंग बॉडी, और आप मूविंग बॉडी को स्टॉप भी कर सकते हो, जैसे कि साइकिल से आपने ब्रेक मार दी तो स्टॉप हो जाएगी वो। और चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, पैडल कर रहे हो आप धीरे 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 करते करते तो वो बहुत तेज हो ही जाती है। और चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, डायरेक्शन भी चेंज होती है। आप क्रिकेट खेलते हो, आपके पास आ तो मोशन में ही रही है, बॉल स्ट्रेट लाइन पे आ रही है, फिर आप बैट से ऐसे घुमा के मारते हो तो फिर वो तो दूसरी तरफ चली जाती है ना। और चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, और ये शेप और साइज भी चेंज करता है एक बॉडी की। जैसे कि आपने क्ले देखा, स्पंज देखा, इन सबको आप ऐसे फोर्स लगाओगे, स्क्वीज करोगे तो इनकी शेप साइज बदल जाती है। चलिए कुछ इफेक्ट देखते हैं फोर्स के। फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल में, जैसे कि ये कार है, ये इंसान इस कार को धक्का दे रहा है तभी तो ये मूव करेगी। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। ना फोर्स कैन ऑल्सो स्टॉप अ मूविंग बॉडी, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने फुटबॉल को पकड़ लिया है तो उसका मोशन रुक गया है ना। रुक गया है कि नहीं रुक गया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। ना फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, लाइक हियर यू कैन सी अ बाइसाइकिल, अ मैन इज पैडलिंग द बाइसाइकिल। स्टार्ट करते हो आप बाइसाइकिल तो धीरे चलती है एकदम, धीरे धीरे आप पैडल करते जाते हो, फोर्स लगाते हो, ज़्यादा फोर्स लगाते हो तो साइकिल तेज भी तो होती है ना, होती है कि नहीं होती है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। क्रिकेट बैट से उसने मारा, बल्ला घुमाया और वो उस तरफ पहुंच गई, बॉल तो कहीं और कहीं पे भी मूव करके पहुंच सकते हैं, डायरेक्शन चेंज हुआ ना। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, लाइक दिस। यहाँ पे आप देख सकते हो आटा को ये ऐसे बेल रही है, ठीक है, तो बेलने से ये पतला होता जा रहा है। पहले इतना बड़ा सा आप गोल लेते हो, फिर अब ये गूंद रही है, तो फिर गूंदने के बाद जब इसको बेल रही है तो इसके बाद देखो इसका शेप चेंज हो गया ना। ऐसे ही आप क्ले के बारे में भी देख सकते हो। अब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हमने उसको कॉन्टैक्ट के आधार पे उसको क्लासीफाई किया था। अब हम इसको बैलेंस के आधार पे क्लासीफाई करेंगे 9th क्लास में। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स आर द टू टाइप्स फॉर क्लास 9। तो क्या होता है बैलेंस फोर्स, क्या होता है अनबैलेंस फोर्स, चलिए देखते हैं विद डेफिनेशन। इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी it's in opposite direction, and if both the forces are equal, then the resultant force acting on the body is zero. Such forces are called balanced forces. तो अगर दो फोर्सेस जो है वो एक बॉडी पे एक्ट करी, अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्वियसली एक्ट करेगी, तो दोनों तरफ से जो फोर्सेस है वो इक्वल हो तो जो बॉडी है वो मूव नहीं करेगी। मान लो F1 का जो ये है, F1 जो है ये, इसका जो फोर्स है वो 50 न्यूटन है और F2 का भी जो फोर्स है वो भी 50 न्यूटन है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं करेगा, दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है। तो इसी को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी, और ये उसका रेस्ट का स्टेट या फिर मोशन चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं अनबैलेंस फोर्स की बारी। इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, अब दो फोर्सेस ही हैं, यहाँ पे भी दो फोर्सेस ही होंगे, ऐसे नहीं है 4-5 फोर्सेस आ गई, ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी हम दो की बात कर रहे हैं। एक बॉडी पे एक्ट करेगी इन अपोजिट डायरेक्शन, इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन ही होगा,
एंड इफ वन फोर्स इज ग्रेटर देन द अदर, और एक फोर्स जो है वो दूसरे से ज्यादा है, मान लो F1 यहाँ पे 50 न्यूटन है और F2 जो है यहाँ पे 25 न्यूटन है। मैम न्यूटन क्या होता है? ये तो उसकी डिग्री होती है ना। न्यूटन जहाँ पे वेट होता है फोर्स के लिए हम न्यूटन यूज करते हैं वेट नापने के लिए। तो अगर इधर से 50 न्यूटन है और इधर से 25 न्यूटन है तो क्या होगा? दोनों तरफ क्या इक्वल है? 50 और 25 इक्वल होते हैं? नहीं होते ना, एक ग्रेटर है एक लेस है। सो देन द रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब जो हम इसको एक्ट करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे तो 0 के इक्वल्स तो नहीं आएगा। सच फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, और इस फोर्सेस को ही हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द मोशन ऑफ अ बॉडी। अब जब अनबैलेंस है तभी तो उसका स्टेट जो है मोशन में या फिर रेस्ट पे चेंज होगा। अब F1 का फोर्स ज्यादा है तो F1 के डायरेक्शन में मूव करेगा कि नहीं करेगा? अब हम बात करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? जो कि अपोजिट डायरेक्शन पे वर्क करे, ठीक है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है या फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स व्हिच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ सरफेस। अपोज करता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। आप जो हो, आप चलते फिरते हो और फिर रुक जाते हो, तो क्यों रुकते हो? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगी तो गाड़ी चलेगी तो चलती ही रह जाएगी, रुकेगी नहीं, फिर तो एक्सीडेंट्स ही होने हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अ बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड कम्स टू अ स्टॉप ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब एक बॉल जो है वो रोल कर रही है ग्राउंड पे, रोल होते हुए स्लोली स्लोली जा रही है और धीरे धीरे करने के बाद वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वहां पे एक्ट कर रहा है। इफ वी स्टॉप पैडलिंग बाइसाइकिल इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड कम्स टू अ स्टॉप ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब अगर आप किसी भी बाइसाइकिल पे राइड कर रहे हो, आप उसको पैडल कर रहे हो और फिर जब आपने रोक दिया पैडल करना तो वो धीरे 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 स्लो होगी और फिर रुक ही जाएगी। रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी? रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी मैम? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख सकते हो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ uniform motion will continue to move with uniform motion if the forces acting on it are balanced। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन पे मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलती जाएगी जब तक उसकी जो फोर्सेस उस पे एक्ट कर रही है वो बैलेंस्ड है। If an unbalanced force acts on a moving body then its speed or direction of motion changes। लेकिन अगर एक अनबैलेंस फोर्स है जो एक्ट कर रही है उस बॉडी पे, तब उसका स्पीड या फिर डायरेक्शन तो जरूर चेंज होगा। If the unbalanced force is removed, अगर unbalanced force को हम हटा देंगे तो then it will continue to move with the speed it had acquired till then। फिर वो उसी स्पीड पे मूव करेगा जो स्पीड उसने एक्वायर कर रखी है इससे पहले तक में, ठीक है। अब हम देखते हैं गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। क्या होता है इंक्लाइन प्लेन? एक स्लोपी रीजन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। स्लाइड्स तो आप भूल चुके होंगे, ये तो सबका फेवरेट स्पोर्ट होता है, गेम होता है। आपको जब भी आप पार्क में जाते हैं तो आपको स्लाइड्स पे स्लाइड करना होता है, तो ये इसी टाइप का स्लाइड जैसा ही होता है, इसको हम इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। तो अब हम देखते हैं गैलीलियो का क्या एक्सपेरिमेंट है मोशन के लिए, जो कि एक ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे हो, स्लोपी प्लेन पे हो, ठीक है। When marble rolls down an inclined plane, अब जब एक मार्बल को हम रोल डाउन करते हैं एक इंक्लाइन प्लेन पे, एक स्लोपी प्लेन पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्लोपी प्लेन है ना, its velocity increases and when it goes up on the second inclined plane its velocity decreases। अब जब वो यहाँ से तो नीचे गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी तो इंक्रीज होनी है, लेकिन जब यहाँ से गिरने के बाद वापस वो इस पे अब थोड़ी देर इतनी जल्दी तो रुकते नहीं है। इनर्शिया होता है इनमें। क्या होता है इनर्शिया, ये हम आगे देखेंगे। जब इसमें इनर्शिया होता है तो ये इतनी जल्दी तो रुकते नहीं है। जब यहाँ से रोल करते हुए आए यहाँ से ऐसे तो नहीं है कि यहाँ आके रुक जाएंगे, फिर वो और रोल करेंगे और ज़्यादा फोर्स उनकी जब यहाँ से वो इस पे चढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसमें इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। इसमें तो इंक्रीज हुई, इसमें डिक्रीज हुई। तो आप मुझे बताओ कि इस केस में इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज्ड है या डिक्रीज्ड है, और इस केस में भी बताओ इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज्ड है या डिक्रीज्ड है, ठीक है। If the inclination of both the planes are equal, अगर ये दोनों planes का inclination equal हो, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो, then the marbles will reach the same height। फिर marbles जो है वो same height पे पहुंचेंगे। आप देख सकते हो दोनों same height पे हैं। which it roll down, जहाँ से वो roll down हुआ है उतनी ही height पे पहुंचेगा, ठीक है।
If the inclination of the second plane is decreased, अगर inclination जो है ये second plane का थोड़ा सा decrease कर दिया हमने, थोड़ा सा और लंबा कर दिया, ठीक है, तो increase कर दिया तो फिर क्या होगा, सॉरी एक मिनट, जब हम इंक्रीज करेंगे तो फिर इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगेगा ना इस पे पहुंचने पे, ठीक है। इंक्लाइनेशन जब हम इसका डिक्रीज कर देंगे तो इट विल हैव टू ट्रैवल मोर डिस्टेंस टू रीच द ओरिजिनल हाइट, इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। इफ द इंक्लाइनेशन ऑफ द सेकेंड प्लेन इज मेड हॉरिजॉन्टल, अब जब इसको हम पूरा हॉरिजॉन्टल बनाओगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल ये होता है, पूरा ये ऐसे नीचे कर दे तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, द मार्बल विल ट्रैवल फॉरएवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट, फिर जो मार्बल है वो चलता ही रहेगा उस सेम हाइट तक पहुंचने के लिए, जब तक कोई और फोर्स उसको रोक नहीं देती, ठीक है। An unbalanced force is required to change the motion of the marble, but no force is needed to sustain the uniform motion of the marble. एक unbalanced force तो चाहिए होती है कि हम उसका मोशन चेंज करें, लेकिन ऐसी कोई फोर्स ज़रूरी नहीं है, चाहिए नहीं होती हमें कि उसका हम यूनिफॉर्म मोशन जो है मार्बल को उसको रोक सके, सस्टेन कर सके, मतलब चलाते रहे, कंटिन्यू करते रहे। अब हमने फोर्स के बारे में तो देख लिया, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में भी देख लिया, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट हम पढ़ चुके हैं पहले ही अपनी क्लासेस में, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स के बारे में देख लिया। तो अब हम देखते हैं लॉज ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, अब न्यूटन का पहला जो लॉ है मोशन के बारे में वो आखिर कहता क्या है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहता है, और इन यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म मोशन में ही रहता है, इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में, अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स, तब तक जब तक कोई अलग सी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स आती नहीं है, अप्लाई नहीं होता उस पर, उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए, उसका स्टेट चेंज करने के लिए। अब हम इनर्शिया देखते हैं क्या होता है। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। तो अब जो नेचुरल टेंडेंसी होती है एक ऑब्जेक्ट की कि वो स्टेट रेस्ट की स्टेट में रहे या फिर यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में रहे, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। क्या होता है इसका मीनिंग मैम समझ नहीं आया। तो मान लो आपने ये जो ग्लास है इसके ऊपर आपने पेपर रख के इस पे ऐसे कॉइन रखा या फिर कुछ भी ले लो, और आपने उस पेपर को हटा दिया, तो ये जो कॉइन है ना, आप थोड़ी देर के लिए देखेंगे कुछ बहुत कम सेकंड्स के लिए वो ऊपर ही रहेगा, अपनी पोजीशन वही मेंटेन करने की कोशिश करेगा, बट ऐसा हो नहीं पाता है उससे, तो फिर वो नीचे आ जाएगा धीरे धीरे। तो इसी उसकी इस हैबिट को, इसी टेंडेंसी को हम कहते हैं इनर्शिया। दिस इज व्हाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। दिस इज व्हाई, इसीलिए हम जो फर्स्ट लॉ है जो मोशन का उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के क्या क्या एग्जाम्पल है, तो चलिए रीड करते हैं वन बाय वन। 4 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ। इफ अ स्ट्राइकर हिट्स अ पाइल ऑफ कॉइन ऑन अ कैरम बोर्ड, अब एक स्ट्राइकर जो है वो, आप कैरम खेलते हो, आप उस पर हिट करते हो ना कैरम बोर्ड पे, ताकि उसको कॉइन्स मिले, आप जीत सको, ब्लैक वाइट या फिर रेड कलर का क्वीन जीत सको। द लोएस्ट कॉइन मूव्स आउट एंड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट द अदर कॉइन्स फॉल डाउन। अब जो सबसे लोएस्ट कॉइन है वो थोड़ा सा मूव कर देता है और बाकी कॉइन्स जो है उसके बाद नीचे गिर जाते हैं। इफ अ कॉइन प्लेस्ड ऑन अ प्लेइंग कार्ड ओवर अ टम्बलर इज flicked with the finger due to the inertia of rest, the coin falls down into the tumbler. अब जब आपने इसके ऊपर वाले एग्जाम्पल पे ये सेम बात यहाँ पे की गई है, इसके ऊपर टम्बलर के ऊपर, यहाँ पे आपने ये रखा, इसके ऊपर कॉइन रखा, आपने फिंगर से मूव किया तो वो गिरेगा, तो लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से, बट अपनी पोजीशन में रहने की कोशिश जरूर करेंगे वो। When we travel in a car and the driver applies the brake suddenly, we tend to fall forward due to inertia of motion. अब जब हम एक कार में बैठे होते हैं, कार चलती रहती है और अचानक से ड्राइवर ब्रेक मारता है तो हम आगे की तरफ ऐसे गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन, हमें मोशन में रहने की आदत हो गई है, इसलिए हम उसमें आगे की तरफ गिरते हैं। हमारी बॉडी आगे की तरफ जा रही है बट कार तो रुक गई है ना। When we are standing in a bus and the bus begins to move suddenly, we tend to fall backward because our feet in the contact with the floor moves forward, but the upper part of the body continues to remain at rest due to the inertia of rest. अब जब एक कार पे या फिर आप बस ले लो, आप उस पर चढ़ते हो,
अचानक से स्टार्ट होती है तो आप पीछे की तरफ जाते हुए फील करते हो, क्योंकि आपकी बॉडी को इनर्शिया ऑफ रेस्ट की आदत हो गई है, वो पीछे की तरफ जाने लगता है, उसको पता ही नहीं चल रहा होता है कि गाड़ी शुरू हो चुकी है, लेकिन आपको तो पता है ना आप आगे की तरफ जा रहे हो। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ये जो है ये कार चलाते हुए यहाँ आएगा, इस पोजीशन तक पहुंचेगा और ये आगे की तरफ झुकेगा, आगे की तरफ गिरने लगेगा। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। अब हम देखते हैं इनर्शिया एंड मास। क्या होता है इनर्शिया, क्या होता है मास? इनर्शिया तो हमने देख लिया, मास भी हमें पता है, वेट। A body at rest continues to be at rest and a body in motion continues to be in motion. This property of a body is called its inertia. तो एक बॉडी जो है रेस्ट पे है, वो चाहती है कि वो रेस्ट पे ही रहे बहुत देर तक, तो उसकी इस टेंडेंसी को, या फिर एक बॉडी मोशन में है, वो चाहती है कि वो मोशन में ही रहे, तो उसकी इस टेंडेंसी को या फिर इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। Inertia of a body is measured by the magnitude of force required to change the state of the body. अब जब हम inertia को measure करते हैं, वो कैसे measure करते हैं? जो magnitude होता है, force जो required होता है, उसका magnitude जो change करने की जो position है उसकी use होता है, उसको measure करके ही हम inertia निकालते हैं. The force required to change the state of the heavier body is more than the force required to change the state of a lighter body. ये तो ऑब्वियस सी बात है, हैवी बॉडी होगी तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, लाइट बॉडी होगी तो कम फोर्स लगाना होगा. दिस इज द रीजन द मास ऑफ द हेवियर बॉडी इज मोर देन द मास ऑफ द लाइटर बॉडी. और यही रीज़न है कि जो हेवियर बॉडीज़ है उनका मास ज़्यादा होता है और लाइटर बॉडीज़ का कम होता है. सो द मास ऑफ अ बॉडी इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया. तो जो मास है, वेट है जो बॉडी का, वो उसकी मेजर है इनर्शिया की. ठीक है, अब हम देखते हैं मोमेंटम ऑफ बॉडी. मोमेंटम क्यों देख रहे हैं? हमें तो सेकंड लॉ देखना चाहिए, तो हम मोमेंटम के द्वारा ही सेकंड लॉ देखेंगे, इसलिए हमें पहले मोमेंटम देखना पड़ेगा. द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. अब जो मोमेंटम है एक बॉडी की, वो उसका प्रोडक्ट है उसके मास और वेलोसिटी का, मीन्स मास इनटू वेलोसिटी. सो मोमेंटम को हम लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी. सो मोमेंटम का जो हम सिंबल देते हैं, हम उसको पी देते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको पी दिख रहा होगा. और मास का तो हमें पता है, एम वेलोसिटी का भी पता है, वी, वे पी इज द मोमेंटम, जहाँ पे पी मोमेंटम है, एम इज द मास, एम जो है मास है बॉडी का, और वी है जो वेलोसिटी है बॉडी की. इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, इट्स वेलोसिटी इज जीरो एंड सो इट्स मोमेंटम इज ऑल्सो जीरो. अब वेलोसिटी ही जीरो है तो मास से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, जीरो ही मिलेगा, तो फिर उसका मोमेंटम क्या मिलेगा? हमें जीरो मिलेगा. The SI unit of momentum is kilogram meter per second और kg meter per second और kg meter per second. दोनों का सबका सेम मीनिंग है, बस उसके लिखने के तरीके अलग हो गए. तो kg meter per second क्यों? मास का kg होता है SI यूनिट, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसीलिए हम इसको लिखते हैं kg meter per second स्क्वायर, पर सेकेंड ओनली, स्क्वायर नहीं. अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक. A truck moving at a very low speed can kill a person standing in its path because of the heavy mass of the truck. अब एक ट्रक जो है वो बड़ी धीरे धीरे, हमेशा धीरे ही मूव करती है. ट्रक कभी भी कार की तरह वो 80-90 की स्पीड पे नहीं चलती है, तो वो एक आदमी जो उसके आगे खड़ा उसको मार सकता है. ऐसा क्यों मार सकता है? क्योंकि उसका जो मास है वो हैवी है. A bullet of a small mass, अब जो एक बुलेट है एक स्मॉल मास की, when fired from a gun can kill a person because of its large velocity of the bullet. और वो एक इंसान को इसलिए किल कर पाती है क्योंकि उसकी वेलोसिटी कुछ ज़्यादा ही होती है, वो तुरंत घुस जाती है उसमें. सो द इम्पैक्ट ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स मास एंड वेलोसिटी. इसीलिए इम्पैक्ट जो होता है बॉडी का वो उसकी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, या फिर आप कह सकते हैं मोमेंटम पे डिपेंड करता है. अब हम देखते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है. Newton's second law of motion states that, क्या कहता है देखते हैं, the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied force in the direction of force. अब जो rate of change of momentum है, जैसे जैसे momentum change होता है तो उसी के proportional में होता है उस object में जो force apply हुआ होता है उसी direction में force का. ठीक है, अब इसका mathematical formula क्या होता है second law का, ये भी देखना जरूरी है, ये important formula है. Mathematical formulation of second law of motion. If an object of mass m, ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m है, ओके, ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पे m है, is moving along a straight line with initial velocity
एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड इट्स एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी v, और उसको एक्सेलरेट किया और उसकी वेलोसिटी जो है वो v हो गई एक्सेलरेशन के बाद, एक्सेलरेट होने के बाद इन टाइम t, टाइम कुछ भी हो गया 2 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड कुछ भी, बाई अप्लाइंग अ फोर्स f, और फोर्स जो अप्लाई हो रहा है यहाँ पे f है, देन इनिशियल मोमेंटम हमें पता है p1 इक्वल्स टू mu, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा p2 इक्वल्स टू mv, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों चेंज हो गई ना एक्सेलरेशन की, इनिशियल और फाइनल। चेंज इन मोमेंटम p2 माइनस p1, ठीक है, p2 माइनस हम p1 करेंगे क्योंकि फाइनल से ही हम इनिशियल माइनस करते हैं, एंड mv माइनस mu, ठीक है। फिर हम क्या कर लेंगे, m दोनों में है तो हम उसको कॉमन ले लेंगे, v माइनस u कर देंगे, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अब चेंज ऑफ मोमेंटम तो यही है, रेट ऑफ लिख दिया तो मीन्स यहाँ पे हमें टाइम की जरूरत है तो हम नीचे टाइम कर देंगे, और द अप्लाइड फोर्स F, अब जो F है उसको भी अप्लाइड फोर्स को भी लिख देते हैं, F इक्वल्स टू m v माइनस u बाई टी, और F इक्वल्स टू k m v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे हमने k क्यों लिया है, k का क्या मतलब है, यहाँ पे k का मतलब कांस्टेंट है, बट v माइनस यू अपॉन टी इज a, हमें पता है कि v माइनस यू अपॉन टी तो a होता है, सो f जो हो जाएगा kma हो जाएगा, ठीक है, where k is the constant of proportionality, अब जहाँ पे k जो है वो कांस्टेंट है एक प्रोपोर्शनैलिटी का, ठीक है, और f इक्वल्स टू f ma, अब इसको जब हम प्रोपोर्शनली करेंगे, मान लो आपने k की वैल्यू 1 ले ली, तो जब हम इसको प्रोपोर्शनल करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा मल्टीप्लाई करके, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी ma, तो आप कहोगे मैम ये तो गलत बात है, 1 क्यों ले लिया, और कुछ नहीं ले सकते थे क्या, बट कांस्टेंट है ना, आप समझने की कोशिश करो। द SI यूनिट ऑफ मास इज kg, अब मास का जो SI यूनिट है वो kg है, एंड एक्सेलरेशन इज m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब एक्सेलरेशन का तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सो द यूनिट ऑफ फोर्स इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब जो फोर्स का जो यूनिट होगा वो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और न्यूटन या फिर न्यूटन, ठीक है, इट्स सिंबल इज n, और न्यूटन का सिंबल n होता है, देख सकते हो आप कैपिटल लेटर। अब न्यूटन का हम थर्ड लॉ पढ़ते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, अब क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन दैट एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, अब हर एक एक्शन के लिए वहाँ पे दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होते हैं और दोनों एक्ट करते हैं टू डिफरेंट बॉडीज पे, ठीक है, कैसे क्या मतलब हुआ इसका, चलिए एक एग्जांपल के तरीके से देखते हैं, इसको प्रूव करके देखते हैं। टू प्रूव दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, हमें ये प्रूव करना होगा कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होता है। टेक टू स्प्रिंग बैलेंसेस A एंड B कनेक्टेड टुगेदर, अब दो स्प्रिंग बैलेंसेस ले लो, A और B कनेक्ट कर दो उन दोनों को साथ में। फिक्स द स्प्रिंग बैलेंस B टू द रिजिड सपोर्ट, B को रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स कर दो। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड बाय पुलिंग द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, अब बैलेंस A को हमें खींचना है, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस है वो, both the spring balance show the same reading, दोनों तरफ सेम रीडिंग दिखेगी, this shows that the force exerted by the spring balance A on B is equal, अब A का जो फोर्स बैलेंस हुआ है, स्प्रिंग बैलेंस हुआ है, वो इक्वल है A और B का, ठीक है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग बैलेंस, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सर्ट हुई है स्प्रिंग बैलेंस पे B on A, ठीक है, the force exerted by the spring balance B on A is action and the force exerted by spring balance B on A is the reaction, अब जो स्प्रिंग पे A on B से जो एक्शन हुआ है, जो बैलेंस हुआ है स्प्रिंग बैलेंस पे, जो फोर्स एक्सर्ट किया गया A on B पे, उसको हम एक्शन कहते हैं, और जो फोर्स एक्सर्ट हुई है स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा B on A, उसको हम कहते हैं रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन देखते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन इट एक्सर्ट अ फॉरवर्ड फोर्स on the bullet and the bullet exerts an equal and opposite force to the gun and the gun recoils, अब जहाँ से आपकी एक बुलेट, जो बुलेट है ये, इसको हम गन से गोली चलाते हैं जब, तो यहाँ से जो इक्वल, जो यहाँ से जो फोर्स है ना, ये एग्जैक्टली इसके इक्वल होगा, फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन, तभी तो जो गोली चलाते हैं उनका हाथ ऐसे हिल जाता है, बिकॉज यहाँ पे रिकॉइलिंग होती है गन की।
When a sailor jumps out of the boat, he exerts a backward force on the boat of the boat. अब जब एक सेलर जो है वो जंप करता है बोट से, तो वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है बैकवर्ड फोर्स पे, ठीक है. द बोट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द सेलर. बोट भी उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स डालता है. एंड द सेलर जंप्स फॉरवर्ड. तभी तो सेलर आगे जा पाता, वरना तो बोट तो है वो तो कहीं और चली जाती. और एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो यहाँ पे, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, या आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपीज में. 2 एग्जाम्पल्स काफ़ी है, इसलिए मैं ये दोनों एग्जाम्पल्स नहीं करा रही हूँ. अब हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम को कैसे कन्वर्ट किया जाए. द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट, क्या कहता है, द सम ऑफ मोमेंटम of two objects before collision is equal to the sum of momentum after collision provided there is no unbalanced forces acting on them. अब जो सम है मोमेंटम का जो 2 ऑब्जेक्ट पे है कोलिजन से पहले, कोलिजन मतलब टकराने से पहले, वो उसके इक्वल होगा जो सम है मोमेंटम का आफ्टर कोलिजन, ठीक है. वहाँ पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो प्रोवाइड नहीं होती जो कि उस पर एक्ट कर रही है. दिस मीन्स दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज अनचेंज एंड और कन्वर्स्ड बाय द कोलिजन. और वो चेंज भी नहीं होते हैं, उनका जो मोमेंटम है और अनचेंज होते हैं कोलिजन के बाद भी. यहाँ पे आप देख सकते हो इस ऑब्जेक्ट का इससे ज़्यादा दिख रहा है, सेम ही दिख रहा है टाइप ऑफ, और दोनों जब कोलाइड करते हैं उसके बाद यहाँ पे फिर से सेम ही होता है. तो इसको करने की कोशिश करते हैं. इफ टू बॉल्स ए एंड बी ऑफ masses ma and mb are traveling in a straight line. अब 2 masses है, 2 balls है a और b जिनका मास है ma और mb, ठीक है. वो एक स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल कर रहे हैं इनिशियली, ठीक है. एंड द स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटीज ua एंड ub. अब इनिशियल वेलोसिटी उनके ua एंड ub है, ओके. एंड इफ ua इज ग्रेटर देन ub, अब जो ua है वो ज़्यादा है ub से, the two balls will collide with each other. अब दोनों balls collide करेंगे एक दूसरे के साथ during collision at a time t. अब collision जो हुआ at a पे time t पे, ठीक है. ball a exerts a force. अब ball a जो है वो exert करेगी एक force, ठीक है, FAB on the balls b, and ball b exerts a force FBA on the ball a. अब जब A एक्सर्ट करेगी तो FAB हो जाएगा बॉल B पे, और जब B एक्सर्ट करेगी सेम फोर्स अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टेटमेंट तो FBA हो जाएगा. द बॉल ऑन बॉल से, दोनों बॉल्स A पे. इफ वेलोसिटी A एंड वेलोसिटी B आर द वेलोसिटीज ऑफ बॉल्स A एंड B आफ्टर कोलिजन, अगर VA और VB जो है उनकी वेलोसिटीज है आफ्टर कोलिजन, द मोमेंटम ऑफ बॉल्स A before and after collision are MAMUA and MAVA, and the momentum of ball B before and after collision are MBUB and MBVB, ओके. ये सेम रहेंगे. तो अब हम इसको देखते हैं. चेंज ऑफ मोमेंट इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए ड्यूरिंग कोलिजन. तो चेंज क्या होता है, MAVA माइनस MAUA. हमें पता है एक्सेलरेशन भी हम ऐसे ही निकालते हैं. Rate of change of momentum of ball A FAB equals to MA. Rate of change of लिख दिया तो यहाँ पे हम टाइम भी लगा देंगे सेम फॉर्मूला के नीचे, और MA एक जोड़ देंगे. Change in momentum of ball B during collision. अब ball B पे भी सेम हम ऐसे ही लिखेंगे, उस पर BB लिख देंगे. Rate of change of momentum of ball B FBA, ये सेम हम ऐसे ही लिखेंगे. रेट ऑफ लिख दिया तो टाइम भी लगा देंगे. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स FAB exerted by ball A on the ball B is equal to the opposite to the force FBA exerted by ball B on ball A. थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसके अकॉर्डिंग इन दोनों का जो एक्सर्शन और एक्शन और रिएक्शन का जो है ये दोनों सेम है. देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं F इक्वल्स टू माइनस F, ठीक है. अब हम इसको सॉल्व करेंगे और MA इक्वल्स टू VAB बाई A प्लस UA बाई AB ऊपर रेस टू बाई टाइम T, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस MB, या फिर नहीं इक्वल्स टू लिख सकते हैं VB माइनस UB बाई T.
और MAVA माइनस MAUA इक्वल्स टू माइनस MBVB प्लस MBUB। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और या फिर हम उसके आगे माइनस का साइन लगा के पूरा चेंज कर सकते हैं। और हम इसको जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, दोनों फोर्सेस जो है वो बैलेंस्ड है। मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन। यहाँ पे देखो आप, इस पे हमने माइनस प्लस दोनों पे ऐसे कर दिया था ताकि हम इसको इक्वल कर सके। तो जब हमने इसको माइनस प्लस किया, सेम आ गया हमारे पास आंसर। तो इसी की तरह से वो प्रूव हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाता है खत्म। तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।